हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बच्चों। पढ़ाई वढ़ाई सब बढ़िया, एकदम मस्त चल रही बेटा। तो बेटा हम लोग फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल के अगले वीडियो में आ गए हैं। और ये सारे वीडियो मैं बहुत सारे वीडियो बेटा इसकी अपलोड कर चुका हूँ। सारे वीडियो कहाँ मिलेंगे, इसकी एक अलग प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट को अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो बस आप लिख दीजिए फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल बाय HD मैथमेटिक्स, सारे वीडियोस एक साथ आ जाएंगे। और बेटा सिमिलरली इम्प्रॉपर इंटीग्रल की अलग प्लेलिस्ट बना रहा हूँ मैं, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, सीक्वेंस एंड सीरीज की अलग प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, है ना। ग्रुप थ्योरी अलग चल रही है, लीनियर अलजेब्रा, ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, सब अलग अलग टॉपिक बेटा मेरे चल रहे हैं। सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट है। बस आप सर्चिंग में जाइए और लिख दीजिए कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन बाय HD मैथमेटिक्स, तो आपको कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन मिल जाएगा। मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन ढूंढना है तो वो भी मिल जाएगा। ठीक है बच्चों। तो बेटा आप देख रहे होंगे कि मेरे बाल थोड़े साफ़ हो गए हैं। तो बेटा गर्मी काफ़ी थी तो मैंने सोचा गर्मी से बचने के लिए बालों को साफ़ कराया जाए, क्योंकि अब मुझे बालों की क्या ज़रूरत यार, मुझे कोई बहुत स्मार्ट थोड़ी दिखना है आपकी तरह। अब तो जो भी होना था, शादी ब्याह सब हो गया मेरा। अब आपको स्मार्ट दिखना, आप बालों की केयर करिए। मेरे लिए तो बाल कम है तो अच्छा है, उस पर कंघा नहीं मारना पड़ेगा, उसको ऑयलिंग नहीं करनी पड़ेगी, उस पर शैम्पू बाजी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है। तो बस गर्मी थी इसलिए बेटा मैंने बालों को कटा लिया। चलिए बेटो हम लोग फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल के अगले वीडियो पर कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बेटा करते हैं। देखो बेटा इसके पुराने सारे वीडियो जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। और नोट्स बनाते रहिए, साथ साथ कॉपी पेन लेकर बैठिए, साथ साथ नोट्स बनाइए, सब कुछ लिखते रहिए इंपॉर्टेंट बातों को, तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अभी हम लोग इसका लिमिट पढ़ रहे हैं, अब इसके अगले वीडियो में हम लोग कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी वगैरह भी पढ़ेंगे। चलिए बच्चों देखो, हम लोग एक अच्छे क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। मान लो हमें एक क्वेश्चन बेटा करना है, f ऑफ x कॉमा वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये मेरे पास देखो बच्चों फंक्शन है, और हमें हर बार की तरह देखो तीन बातें निकालनी है। एक तो निकालनी है एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0, एफ ऑफ एक्स वाई की, है ना। ये क्या होता है, ये होता है हमारा साइमल्टेनियस लिमिट, एक्स वाई दोनों की लिमिट एक साथ। फिर देखो बच्चों हमको निकालना है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 और लिमिट वाई टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। और फिर हमको निकालना है लिमिट y टेंडिंग टू 0 और लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x कॉमा y। ये तीन बातें बच्चों हमको देखो यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, देखो हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी पढ़ा था जो इन तीनों को आपस में रिलेट करता है। वो रिजल्ट हर समय हर वक्त हमें दिमाग में रखना होगा। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान दो। जैसे कि मान लो हमें ये एक साथ वाली लिमिट निकालनी है, साइमल्टेनियस लिमिट जिसको हम कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस लिमिट। इन दोनों को क्या बोलते हैं, रिपीटेड लिमिट या फिर इटरेटेड लिमिट। ये मैंने बताया था पुराने वीडियोस में, सारी बातें क्लियर। देखो क्या होगा बच्चों, फंक्शन की वैल्यू ये लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या होगा, अगर आप x को 0 y को 0 रखेंगे तो देखो ये 0/0 फॉर्म बनेगा। तो मैंने बताया था 0/0 फॉर्म से निपटने का एक तरीका ये होता है कि आप y इक्वल टू kx को लेट कर लीजिए। तो इससे क्या होता है, सब कुछ x में आ जाएगा। मान लो लिमिट x टेंडिंग टू 0, है ना, y की जगह kx लिखेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर। अब जब यहाँ पर लिमिट लगाएंगे तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। एक्स कॉमन लेके हमेशा के लिए कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये वैल्यू k पर डिपेंड कर गई, इसमें आंसर में k आ गया। तो जब आंसर में k आ गया तो इसका मतलब ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, मैंने आपको बताया था, है ना। आंसर में k आ गया तो ये लिमिट क्या हो गई, डज नॉट एग्जिस्ट हो गई। ठीक है, अच्छा अब देखो बच्चों, जैसे कि अगर मैं ये लिमिट निकालूं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 और लिमिट y टेंडिंग टू 0, है ना, और एफ एक्स वाई की ये वैल्यू मैं लिख देता हूं, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो इसमें क्या होगा, पहले हम y को 0 रखेंगे। तो जब हम y को 0 रखेंगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, y की जगह 0 आएगा तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर आएगा, और ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर 1 ही रहेगा क्योंकि उसमें x बचेगा ही नहीं। अच्छा इसी प्रकार अगर हम लिमिट y टेंडिंग टू 0 बाहर करें
और लिमिट x टेंडिंग टू 0 अंदर करें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो बच्चों क्या होगा, x को रखें अगर हम लोग 0 तो लिमिट y टेंडिंग टू 0, x को 0 रखोगे तो क्या होगा, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर होगा। अब वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, -1 बचेगा, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, -1। देखो ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही हैं और इक्वल नहीं है, इसीलिए साइमल्टेनियस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ रही है ना। मैंने बताया था कि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करे और ये दोनों एग्जिस्ट करें तो हमेशा इक्वल होते हैं, और इसका अपोजिट रिजल्ट क्या था कि अगर ये दोनों एग्जिस्ट करें और इक्वल ना हो तो ये भी हमेशा डज नॉट एग्जिस्ट होता है। ये बात मैंने आपको समझाई थी, ये दो रिजल्ट ध्यान रखना। मतलब देखो, अगर ये दोनों एग्जिस्ट करें और इक्वल ना हो तो ये हमेशा डज नॉट एग्जिस्ट होगा, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। और अगर ये एग्जिस्ट करेगा और ये दोनों एग्जिस्ट करेंगे तो हमेशा इक्वल होंगे। हाँ, अगर ये एग्जिस्ट ना करे तो हम इनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। मतलब जैसे ये दोनों लिमिट अगर एग्जिस्ट ना करें या इनमें से एक एग्जिस्ट करे एक ना करे तो फिर इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। इन दोनों को एक साथ एग्जिस्ट करना पड़ेगा और अनइक्वल होना पड़ेगा, तब ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगी। हाँ, अगर ये दोनों लिमिट आपस में इक्वल हो जाती तो फिर इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते थे, ध्यान रखना। तो जो रिजल्ट है वो ध्यान दिमाग में रखना है हमेशा। क्या रिजल्ट है कि अगर ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट करें और इक्वल ना हो तो ये हमेशा डज नॉट एग्जिस्ट होगा ही होगा, ठीक है ना। ये बात हमेशा ध्यान रखना। ये बात मैं पहले भी बहुत बार आपको समझा चुका हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इससे बहुत से क्वेश्चन हमारे निकल जाते हैं। देखो कैसे, जैसे कि मान लो क्या होता है, कभी कभी ये जो लिमिट है इसको निकालना आसान नहीं होता है डायरेक्ट, कभी कभी इस लिमिट को डायरेक्ट निकालना आसान नहीं होता। देखो जैसे मैं तुमको यहाँ पर एक क्वेश्चन देता हूँ, जरा इसको लिखो बच्चों ध्यान से। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। देखो ध्यान दो बच्चों, मान लो हमें क्वेश्चन करना है। देखो क्वेश्चन मान लो ये है, लिमिट x, n टेंडिंग टू 0, इंफिनिटी और nx अपॉन 1 प्लस nx, ये हमारा क्वेश्चन है। जैसे अब तक हम जो क्वेश्चन करते आ रहे थे उसमें जनरली x y दोनों एक साथ 0 0 की तरफ जाते थे। यहाँ पर x है और n है, x जा रहा है 0 की तरफ और n जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ। देखो ध्यान दो, अगर हम x को 0 और n को इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या होगा, इन्फिनिटी इंटू 0 और नीचे 1 प्लस इन्फिनिटी इंटू 0। तो देखो ये कुछ अजीबोगरीब फॉर्म बन गई, ऊपर भी इन्फिनिटी इंटू 0 और नीचे भी इन्फिनिटी इंटू 0, है ना, अनडिफाइंड फॉर्म, ऊपर अलग नीचे अलग। तो अब इसको कैसे किया जाए, ये क्वेश्चन कैसे होगा, इतना आसान नहीं इसे करना। देखो हम क्या करेंगे, समझो ध्यान से। जैसे हम पहले ये लिमिट निकालें, लिमिट x टेंडिंग टू 0 और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स एन अपॉन, देखो पहले हम क्या कर रहे हैं, इटरेटेड लिमिट निकाल रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। देखो n को रखेंगे इन्फिनिटी, अच्छा जब n को इन्फिनिटी लेंगे तो x को 0 नहीं लेंगे, x को 0 के आसपास लेंगे, मैंने बताई थी ये बात पहले भी। n को रखेंगे इन्फिनिटी, x को 0 के आसपास, मतलब x को बहुत छोटा स्मॉल नंबर हम कोई लेंगे। तो क्या होगा, जैसे कि जब हम x को रखेंगे 0 के आसपास मतलब वेरी स्मॉल नंबर और n को रखेंगे इन्फिनिटी, तो क्या होगा, देखो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी, क्योंकि इन्फिनिटी इंटू सम पॉजिटिव इन्फिनिटी और अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी।
इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म्स को हटाने का तरीका ये होता है कि n से ही डिवाइड कर दो। देखो ऊपर n से डिवाइड करोगे तो x और नीचे n से डिवाइड करोगे तो ये x बचेगा। ठीक है, अब इसको रख देंगे हम इन्फिनिटी तो वैल्यू 0 हो जाएगी। जब ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो देखो यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा x बाई एक्स और वो कैंसिल होके 1 हो जाएगा है। तो जब आप n को रखोगे इन्फिनिटी तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर x बाई एक्स बचेगा जो कि कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा। अब ये जब 1 हो जाएगा तो 1 का आंसर 1 ही रहेगा। देखो ध्यान रखना ये 0 बाई 0 फॉर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी x आप काट दोगे, मतलब 0 बाई 0 फॉर्म तो है लेकिन आप x को x से काट दोगे। सॉरी 0 बाई 0 फॉर्म है, 0 बाई 0 फॉर्म है, आप x को x से काट दोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और इसका आंसर आ गया 1। अच्छा, अब हम दूसरी लिमिट निकालें, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी को बाहर लें और x टेंडिंग टू 0 अंदर लें और nx अपॉन 1 प्लस nx लें। देखो ध्यान दो, अब मैं x को रखूंगा 0 तो n को इन्फिनिटी नहीं लूंगा, बस ये मानूंगा कि n वेरी लार्ज है। तो जब मैं n को इन्फिनिटी नहीं लूंगा, फिलहाल इसको x को रखूंगा 0 तो 0 अपॉन 1 प्लस 0, तो ये फाइनली वैल्यू क्या बचेगी 0 बचेगी। और n को इन्फिनिटी रखोगे तो आंसर 0 हो जाएगा। मतलब देखो ये दोनों ही लिमिट जो हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं और आपस में इक्वल नहीं है। ये दोनों ही लिमिट एग्जिस्ट कर रही हैं और आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये लिमिट क्या हो जाएगी, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी। समझो बात को ध्यान से, ठीक है, क्योंकि ये दोनों लिमिट आपस में, ठीक है ना, एग्जिस्ट कर रही हैं और इक्वल नहीं है। तो ये पूरी की पूरी लिमिट जो है क्या हो जाएगी बोलो, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी। ध्यान देना, है ना। लिखो जरा ध्यान से बच्चों, लिखो जल्दी इसको। ठीक है, मेरे नैना सावन भादो। देखो जैसे हमने इटरेटेड लिमिट को अलग अलग निकाला और देखा कि वो लिमिट एग्जिस्ट कर रही हैं, आपस में बराबर नहीं है, तो ये साइमल्टेनियस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगी। देखो अगर हम साइमल्टेनियस लिमिट को डायरेक्ट निकालने की कोशिश करें, देखो मान लो अगर हम साइमल्टेनियस लिमिट को, जो कि डज नॉट एग्जिस्ट है, हमने देख लिया, ये बात कंफर्म है, ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है। देखो हम इसको कुछ इस तरीके से निकालने की कोशिश करें। देखो जैसे हम n को मान ले 1 बाई वाई, तो क्या होगा, लिमिट x कॉमा वाई, है ना, क्या हो जाएगा, टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, है ना। बोलो n को मान ले 1 बाई वाई, तो ये 0 कॉमा 0 हो जाएगा, क्योंकि n इन्फिनिटी है तो y 0 हो जाएगा। तो n बाई वाई अपॉन 1 प्लस n बाई वाई हो जाएगा। सॉरी, n को 1 अपॉन वाई माना ना, तो x बाई वाई, x बाई वाई अपॉन 1 प्लस क्या हो जाएगा बोलो, x बाई वाई हो जाएगा। तो ये क्या बचा, लिमिट x y टेंडिंग टू 0 0 और y एलसीएम लेकर कट गया, x अपॉन x प्लस वाई हो गया, ऐसे कुछ आया। अब अगर हम इसको 0 0 पुट करें, देखो 0 बाई 0 फॉर्म आई। देखो एक काम करें, y को क्या माने, kx माने, y को kx माने, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 बाई 0 फॉर्म है। y को जब हमने kx माना तो क्या हुआ, देखो x कॉमन लेके कट गया, तो क्या बचा 1 अपॉन 1 प्लस के, और देखो इसमें k आ रहा है तो ये आंसर आ गया। देखो k पे डिपेंड कर गया तो लिमिट क्या हो गई, डज नॉट एग्जिस्ट हो गई, है ना। तो वही हमने अलग अलग लिमिट निकाल के भी इसको देखा कि भाई ये लिमिट देखो डज नॉट एग्जिस्ट होनी चाहिए, और देखो यहाँ पर आ गई। ये देखो इसका तरीका है, कर सकते हैं ऐसे, है ना। n को 1 अपॉन वाई मान लिया, जिससे x y टेंडिंग टू 0 0 हो गया, और ये अपना वही सेम क्वेश्चन बन गया जो हम पहले करते आ रहे हैं। बात समझे ना। तो ऐसे करके इसको हम कर सकते हैं। k पर डिपेंड कर रही, मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। एक बार इसको और चेक कर लिया जाए, x अपॉन वाई है तो एलसीएम ले लिया, x अपॉन वाई प्लस एक्स, वाई को माना kx,
ठीक है। तो 1/1 प्लस के, देखो इसका यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक है, लिखो जरा बच्चों ध्यान से इसको। मेरे नसीब में तू है कि नहीं, तेरे नसीब में मैं हूँ कि नहीं, ये हम क्या जाने, ये वो ही जाने, जिसने लिखा हम सबका नसीब, मेरे नसीब में तू है कि नहीं, तेरे नसीब में मैं हूँ कि नहीं। देखो एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लो क्वेश्चन किया जाए, लिमिट x कॉमा n टेंडिंग टू π/2 कॉमा इंफिनिटी साइन x की पावर n, ऐसे है मान लीजिए, है ना, x कॉमा n टेंडिंग टू π/2 कॉमा इंफिनिटी साइन x की पावर n। देखो साइमल्टेनियस लिमिट है, अगर हम x को π/2 n को इंफिनिटी रखें तो ये 1 की पावर इंफिनिटी बनेगा, जो कि अनडिफाइंड फॉर्म होती है। 1 की पावर इंफिनिटी क्या होती है? अनडिफाइंड फॉर्म होती है, और लिमिट लेने पर ऐसा बनेगा, इसलिए ये अनडिफाइंड फॉर्म है। ठीक है ना। देखो तो अच्छा एक काम करें, अलग अलग लिमिट निकालें, देखें क्या करती है अलग अलग लिमिट। देखो अलग अलग लिमिट निकालेंगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू π/2 और क्या होगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी और साइन x की पावर n। देखो क्या होगा, अगर हम x को π/2 के आसपास रखें और n को रखें इंफिनिटी, देखो x अगर π/2 के आसपास है, जैसे साइन x का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, मान लो ये π/2 है और ये पाई है, तो π/2 पर साइन की वैल्यू क्या होती है 1, लेकिन x को हमें π/2 के आसपास रखना है। आसपास का मतलब या तो इधर या इधर, तो दोनों ही केसेस में साइन x 1 से छोटा होगा, और जब साइन x 1 से छोटा होगा पावर इंफिनिटी, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0, है ना। तो ये आंसर 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई वैल्यू अगर 1 से कम है और उसकी पावर इंफिनिटी है तो वैल्यू 0 हो जाती है हमेशा। ये बात मैंने कितनी बार आपको समझाई है पहले, है ना। अगर टर्म 1 से छोटा है पावर इंफिनिटी तो वैल्यू हमेशा 0 हो जाती है, क्योंकि देखो π/2 के आसपास का मतलब या तो इधर होगा या इधर होगा, दोनों ही केस में वो क्या होगा समझो जरा यहाँ पर ध्यान से, कि 1 से छोटा होगा, इधर भी 1 से छोटा इधर भी 1 से छोटा, तो पावर इंफिनिटी तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अच्छा अगर हम दूसरी लिमिट निकालें, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी करें और लिमिट x टेंडिंग टू π/2 करें, तो अब क्या होगा, देखो यही सेम क्वेश्चन, साइन x की पावर n हुआ। अब देखो x को रखोगे π/2, n को इंफिनिटी मतलब n को बहुत बड़ा मानोगे, इंफिनिटी के आसपास, हालांकि इंफिनिटी के आसपास मतलब बहुत लार्ज मानोगे, तो क्या होगा n टेंडिंग टू इंफिनिटी, x को रखोगे π/2 तो π/2 की पावर n, और 1 की पावर एनीथिंग क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये आंसर 1 आ गया। तो मतलब ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही हैं लेकिन इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये वाली लिमिट क्या होगी, नॉट एग्जिस्ट होगी, क्योंकि ये दोनों ही लिमिट एग्जिस्ट कर रही हैं लेकिन आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए ये लिमिट जो है साइमल्टेनियस लिमिट क्या होगी, डज नॉट एग्जिस्ट होगी, है ना। ये बात ध्यान रखना, दोनों एग्जिस्ट करें लेकिन इक्वल नहीं हो तब ऐसा होगा, और ऐसा हो रहा है। देखो इस क्वेश्चन को अगर मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करूं, जैसे यहां तो हमने अलग अलग लिमिट से देख लिया और सवाल को आसानी से बता दिया कि ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगी। देखो अगर मैं इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट करूं, देखो जरा ध्यान दो, अगर मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करूं तो क्या होगा, देखो चूंकि ये 1 की पावर इंफिनिटी है, एक्चुअली क्या होता है ना, 1 की पावर इंफिनिटी जब कभी लिमिट में बनता है, तो ये मैंने शायद आपको बताया हो पहले भी, कि जब भी कभी 1 की पावर इंफिनिटी बनता है तो इसमें 1 प्लस कर दो 1 माइनस कर दो, है ना, और पावर इसकी n है, तो क्या होगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर लिमिट x कॉमा n टेंडिंग टू, करने की कोशिश देखो कर रहे हैं डायरेक्ट, देखते हैं क्या होता है, और ये पहुंच जाता है e की पावर में दिस इंटू दिस, साइन x माइनस 1 और इंटू n, ऐसे पहुंच जाता है।
ये फार्मूला होता है ना, ये फार्मूला होता है कि जब भी कभी लिमिट x टेंडिंग टू a 1 प्लस एफ एक्स की पावर जी एक्स हो, है ना, मतलब 1 प्लस समथिंग हो, जैसे यहाँ पर देखो ये 1 प्लस 0, क्योंकि x को रखोगे पाई बाई टू, ये 0 बन जाएगा, 1 प्लस 0, है ना। यहाँ पर ये क्या है, 1 प्लस 0 की पावर इन्फिनिटी अगर कभी बन रहा हो, है ना, तो इसमें क्या करते हैं, e की पावर में जाते हैं, लिमिट लगा देते हैं और इन दोनों को आपस में कर देते हैं मल्टीप्लाई। वही देखो यहाँ पर करेंगे, e की पावर में पहुंच जाओ और लिमिट लगा दो, दोनों को आपस में कर दो मल्टीप्लाई, है ना। ये कब, जब लिमिट को a रखने पर ये 0 बने और ये इन्फिनिटी बने। तो ये एक फार्मूला होता है, मैंने बताया होगा पहले भी आपको लिमिट में, नहीं तो आप अगर सीक्वेंस को पढ़ेंगे, रियल एनालिसिस में सीक्वेंस को पढ़ेंगे, तो सीक्वेंस की लिमिट निकालते समय मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल से समझाए हुए हैं। जो हमारी रियल एनालिसिस की प्लेलिस्ट है उसमें मैंने सीक्वेंस टॉपिक सबसे पहले पढ़ाया है, तो सीक्वेंस टॉपिक में जा करके जब आप पढ़ेंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने बहुत डिटेल से समझाए हैं अच्छे से, ठीक है। तो क्या होता है, अगर 1 प्लस 0 की पावर इन्फिनिटी बने कभी भी, तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ देखो ऐसा ही है, इसीलिए +1 किया -1 किया, क्योंकि इस फार्मूले में एक 1 हमें अलग से दिखना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो 1 नहीं था, तो हमने इसलिए +1 किया -1 किया, जिससे ये फॉर्म बन जाए, और जब ये फॉर्म बन जाएगी तो हम इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। वही देखो हमने किया, +1 किया -1 किया। अब देखो क्या करना है, e की पावर में जा करके x, n टेंडिंग टू पाई बाई 2 इन्फिनिटी, और ये इन दोनों को कर देना है मल्टीप्लाई, तो sin x -1 इंटू n कर देना है। अब देखो क्या हुआ, x को रखोगे पाई बाई 2, तो ये 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है ना। अब ये क्या हो रहा है, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है, तो क्या करें, देखो एक काम करें, n को 1/y मान लें, जिससे क्या होगा, ये देखो e की पावर तो बाद में कर लेंगे, पहले ये लिमिट निकाल लें, ये लिमिट निकालने बाद में e की पावर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x, y टेंडिंग टू पाई बाई 2, 0, क्योंकि n को 1/y मान लिया, तो यहाँ पर n इन्फिनिटी था, तो उसका रेसिप्रोकल 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, sin x -1, और n क्या है 1/y, तो ये y हो जाएगा, ठीक है ना। देखो अब यहाँ पर ये डबल लिमिट, अभी 0/0 फॉर्म बन रही है। अब अगर ये 0/0 फॉर्म बन रही है ना, तो देखो यहाँ पर क्या मैंने बताया था आपको कि अगर ये 0/0 फॉर्म बनेगी बच्चों, तो अब यहाँ पर हम लॉपिटल नहीं लगा सकते, ये डबल वेरिएबल का केस है, यहाँ पर 0/0 फॉर्म में आप लॉपिटल नहीं लगा सकते, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो क्या किया जाए, देखो यहाँ पर कि हम लोग अब आगे देखो मुश्किलें खड़ी होती जा रही धीरे करके, है ना, 0/0 फॉर्म बन रही है। अगर हम y को मान लीजिए kx माने, है ना, तब भी देखो फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि x y जो है वो पाई बाई 2, 0 की तरफ जा रहा है। x, y जो है ये पाई बाई 2, ये नहीं मान सकते, क्योंकि ये तब मानते हैं जैसे कि अगर हम x को पाई बाई 2 रखें तो y 0 मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अगर आप x को पाई बाई 2 रखोगे तो y 0 नहीं मिलेगा, है ना। तो ऐसे केस में हम देखो यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को अगर इस मेथड से कर रहे हैं, तो आगे जाके कई बार फंस जाते हैं और प्रॉब्लम कई बार खड़ी हो जाती है ना। तो इसीलिए अच्छा होता है कि अगर ऐसा क्वेश्चन हम कभी दिमाग में आए और हमें करना पड़े, तो अलग अलग लिमिट लेकर हम करें, और वहां से डज नॉट एग्जिस्ट हो गया, इसका भी आंसर डज नॉट एग्जिस्ट ही आएगा। देखो हम एक काम करते हैं, इसको एक तरीके से आपको बताते हैं। एक काम करो, x को मान लो पाई बाई 2 प्लस वाई। देखो ऐसा मानने से क्या होगा, अगर आप x को रखोगे पाई बाई 2 तो y 0 हो जाएगा, है ना। देखो x को पाई बाई 2 माने, तो इससे क्या होगा, लिमिट y टेंडिंग टू 0 हो गया, x को पाई बाई 2 प्लस वाई माना। कोशिश करते हैं करने की, ठीक है ना। तो x हो गया पाई बाई 2 और y हो गया 0, x को रखोगे पाई बाई 2 तो y होगा। देखो यहाँ पर क्या होगा, साइन पाई बाई 2 प्लस वाई, तो क्या होगा, कॉस y बनेगा, कॉस y, और -1/y हो जाएगा। अब देखो ये 0/0 फॉर्म आ रही है ना, तो 0/0 फॉर्म आ रही है ना। अब देखो यहाँ से आंसर आपको मिल सकता है, लेकिन वो चूंकि एक पाथ के लॉन्ग आप चले हैं, तो जरूरी नहीं है जब आप एक पाथ के लॉन्ग चलें तो जो आंसर मिले वही सही आंसर हो,
क्योंकि इसमें अलग अलग पाथ लेने पड़ते हैं। हो सकता है एक पाथ के लॉन्ग हम चलें और हमें आंसर कुछ मिले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और नए नए पाथ हमें ढूंढने पड़ते हैं। तो पाथ कैसे ढूंढेंगे, कहाँ से ढूंढेंगे, ये सब मुश्किल काम हो जाएगा। इसलिए मैंने क्या बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आप कभी भी अलग अलग लिमिट लेके करेंगे तो क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे एक पाथ हमने लिया, हो सकता है यहाँ से देखो अगर आप लॉपिटल, अब इसमें वन वेरिएबल है तो लॉपिटल आप लगा सकते हैं तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। लेकिन फिर दूसरा पाथ लेंगे तो फिर ऐसे कई सारे पाथ लेने पड़ेंगे, तो वहां पर हम ये नहीं समझ पाएंगे कि किस पाथ के लॉन्ग हमारा सवाल आएगा और किस पाथ के लॉन्ग हमारा सवाल। या देखो एक काम ऐसा करें, हम इसको जनरल माने π/2 प्लस ky माने, सपोज π/2 प्लस ky माने इसको, है ना, मान लो जनरल मान के चल रहे हैं। x को माना π/2 तो y अभी भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos ky आ जाएगा, cos ky आ जाएगा। अब क्या होगा, 0/0 फॉर्म बन रही है, अगर आप लॉपिटल रूल लगाओगे तो देखो क्या हो जाएगा, साइन ये हो जाएगा माइनस का साइन ky इंटू के और अपॉन y हो जाएगा। ठीक है ना, इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन, सॉरी y का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिफरेंशिएशन करोगे तो cos का माइनस साइन ky और इसका k हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, तो आंसर फिर 0 हो जाएगा। k पर डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन फिर वही है, ये तो एक पाथ हमने लिया है। हो सकता है ये आंसर k के टर्म में आता है, मैंने दिमाग लगाया, लेकिन आंसर k के टर्म में नहीं आ रहा, 0 आ रहा, तो फिर दूसरा कोई पाथ पकड़ो और देखो क्या उससे आंसर आता है। जैसे कि हो सकता कोई ये पाथ पकड़े, ky² ले ले मान लो यहाँ पर, है ना, अब ky² लोगे तो पता नहीं क्या आंसर आए, देखना पड़ेगा फिर से, है ना। अगर मैं x को π/2 प्लस ky² ले लूँ तो हो सकता है फिर कुछ चेंज आंसर आ जाए। तो खैर ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, दूसरा कोई पाथ लेंगे तो उससे आंसर अलग आ सकता है। यहाँ से हम कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि हमने एक पाथ लिया है केवल, क्योंकि कई अलग अलग पाथ लेने पर और कहाँ तक पाथ लें वो यहाँ पर समझ आप नहीं सकते आसानी से, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को क्या किया, अलग अलग लिमिट से डज नॉट एग्जिस्ट प्रूव कर दिया। ठीक है ना, तो अच्छा क्वेश्चन है, काफी दिमाग इसमें लगेगा काफी। लिखो जल्दी से, मेरे मितवा मेरे मित्र आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे हो मेरे मितवा। देखो ध्यान दो बच्चों, एक जरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। ये कॉन्सेप्ट तुमको मैंने पहले भी बताया है कई बार, आज देखो फिर बता रहा हूं। जैसे क्या होता है, मान लो अगर मैं लिमिट फॉर एग्जांपल n टेंडिंग टू इंफिनिटी करूं और x की पावर n करूं, ठीक है ना। देखो अच्छा, इसको बाद में समझेंगे, ये मैंने पढ़ाया था, इसमें मैं तुम्हें एक और इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा था, तो चलो अच्छा कर ही लेते हैं, इसको कर लेते हैं पहले। अब देखो इसमें दो बातें हैं, ये मैंने बताया था कई बार आपको। देखो जैसे x क्या है, रियल होगा, और n भी क्या है, रियल होगा, है ना, x भी रियल है, n भी रियल है। देखो ध्यान दो, अगर मैं x को 0 और 1 के बीच में लेता हूं, अगर मैं x को 0 लेता हूं तो इसकी वैल्यू 0 आती है, x को 0 1 के बीच में लेता हूं तब भी इसकी वैल्यू 0 आती है, x को 1 लेता हूं तो इसकी वैल्यू 1 आती है, x को 1 से बड़ा लेता हूं तो इसकी वैल्यू इंफिनिटी आती है, और अगर मैं x को 0 से छोटा लेता हूं तो ये लिमिट आती है नॉट एग्जिस्ट। ये बात मैंने पहले आपको बताई होगी कई बार, ये बात सीक्वेंस टॉपिक में भी मैंने आपको बहुत डिटेल से समझाई थी। इस रिजल्ट को याद रखना है हमें वैसे भी, है ना, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि x लेस देन 0 पर ये लिमिट नॉट एग्जिस्ट है। देखो ऐसा क्यों, x अगर नेगेटिव होगा, मान लो x की वैल्यू -12 है और पावर n है, और आप n को इन्फिनिटी पर ले जा रहे हो,
तो क्या होगा, जब n इन्फिनिटी पर जाएगा तो हो सकता है n की वैल्यू ऐसी हो जाए 1/2। अगर n की वैल्यू 1/2 होगी तो इमेजनरी हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव की पावर हाफ इमेजनरी। अगर n की वैल्यू ऐसी हो गई 1000 1/2, तब भी इमेजनरी हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सी वैल्यू इसको मिलती रहेंगी जहां पर ये इमेजनरी हो जाएगा, तभी ये लिमिट मैंने डज नॉट एग्जिस्ट यहां पर लिखी है। अगर x नेगेटिव होगा तो, क्योंकि n तो इन्फिनिटी पर जा रहा है। अब इन्फिनिटी के आसपास ऐसे बहुत से नंबर होंगे कि ऊपर ऑड हो जाए और नीचे 2 हो जाए। तो जब भी इसको ऐसा नंबर मिलेगा तो ये इमेजनरी हो जाएगा, क्योंकि देखो जैसे मान लो मैं ऐसे करूं -1 की पावर 3/2 निकालूं, तो इसका मतलब क्या हुआ, -1 की पावर 3 और होल की पावर 1/2। अब ये -1/8 की पावर 1/2, पावर 1/2 का मतलब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव मतलब इमेजनरी। तो ऐसी हर एक वैल्यू पर ये इमेजनरी बनेगा। तो n जब आप इन्फिनिटी पर ले जाओगे तो x नेगेटिव कुछ भी लोगे तो बहुत सी वैल्यू ऐसी लेगा ये, है ना, तो हर बार इमेजनरी बनेगा। तो इसलिए कई जगह पर ये इमेजनरी बनना है, तभी हमने इसको डज नॉट एग्जिस्ट कहा, क्योंकि कई जगह पर इसकी वैल्यू इमेजनरी हो जाएगी, क्योंकि n इन्फिनिटी पर जाएगा तो ऐसी बहुत सी वैल्यू लेगा। क्योंकि x नेगेटिव में कुछ भी ले लो आप भाई, x को नेगेटिव में कुछ भी मान लो आप। मैंने -1/2 लिया है, आप -1 मान लो, -2 मान लो, कुछ भी मान लो। जैसे ही n इस प्रकार की वैल्यू लेगा ये इमेजनरी बनता रहेगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट है। देखो अब एक इसमें इंपॉर्टेंट बात जरा समझो, जैसे कि अगर मान लो हमारा जो n है ना, n, इस बात को समझो, जैसे इसी फार्मूले में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, गलती करते हैं। देखो इसी फार्मूले में अगर मैं x को तो रियल नंबर रखूं, लेकिन अगर मैं n को नेचुरल नंबर ले लूं, ध्यान देना, अब देखो क्या होगा। अब होगा ये x अगर 0 है तो वैल्यू 0 होगी, x अगर 0 और 1 के बीच में है तब भी वैल्यू 0 होगी। ठीक, यहां तक ऐसे ही रहेगा। x 1 है तो वैल्यू 1 होगी, x 1 से बड़ा है तो वैल्यू इन्फिनिटी होगी, है ना, ये मैंने बताया था पहले भी आपको। ये देखो ऐसे ही रहा, ये चीजें जो है ना ये ऐसे ही रही। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या डिफरेंस आया। अगर x -1 और 0 के बीच में है तब भी ये 0 होगा, जबकि यहां पर x के नेगेटिव होते ही ये नॉट एग्जिस्ट था। और हाँ, अगर x -1 या उससे कम है तो ये नॉट एग्जिस्ट अभी भी होगा। बहुत इंटरेस्टिंग बात, देखो यहां पर ये केस अलग इसमें आ गया और इसमें वैल्यू 0 है। इसमें x की कुछ भी नेगेटिव वैल्यू ले लो, हर जगह डज नॉट एग्जिस्ट था। इसमें अगर आप x की ये वाली वैल्यू लोगे तो इसका आंसर 0 आ जाएगा, इस वाले केस में जब n नेचुरल नंबर है तब। बस समझे ना, जब n नेचुरल नंबर है तब। देखो ध्यान दो, यहां पर x के नेगेटिव होते ही नॉट एग्जिस्ट था। देखो ध्यान दो क्या हो रहा है इसमें। अगर मान लो मैं ये वाला, बाकी सब केस तो वही है जो इसमें था, ये थोड़ा अलग, देखो अलग क्यों है। मान लो मैं x की वैल्यू -1/2 लेता हूं, -1 और 0 के बीच में, और -1/2 की पावर में n लेता हूं। n का मतलब, अब देखो n नेचुरल नंबर है, मतलब n इन्फिनिटी पर तो जा रहा है, लेकिन n सिर्फ नेचुरल वैल्यू ही पकड़ेगा, n सारी वैल्यू नहीं लेगा। n सिर्फ 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, इस तरीके से n केवल नेचुरल नंबर पकड़ेगा, लेकिन n इन्फिनिटी पर जाएगा। तो क्या होगा, जैसे मान लो अगर मैं n की वैल्यू 2 लेता हूं तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, -1/4 आएगा, यहां कहीं मान लो आया। ठीक है, अगर मैं n को 3 लेता हूं, सॉरी n को 2 लेने पर ये +1/4 होगा, n को 2 लेने पर ये +1/4 होगा, है ना। n को 2 लेंगे तो इसकी वैल्यू +1/4 होगी, n को 3 लेंगे तो ये -1/8 आएगा, कुछ ऐसे करके। n को 4 लेंगे तो ये 1/16 होगा, 1/16 यहाँ पर कहीं होगा। n को 5 लेंगे तो ये माइनस का 1/32 होगा। देखो क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम n को बढ़ा रहे हैं ये दोनों तरफ से 0 की तरफ आ रहा है, दोनों तरफ से ये वैल्यू 0 की तरफ जा रही है, दोनों ही तरफ से। मतलब n पॉजिटिव है, n ये है तो पॉजिटिव हुआ, n ये है तो नेगेटिव हुआ, लेकिन आ रहा है 0 की तरफ। इसकी वैल्यू कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, लेकिन दोनों तरफ से 0 की तरफ बढ़ रहा है। तो फाइनली जब n इन्फिनिटी ले जाओगे तो ये 0 की तरफ जाएगा,
चाहे एन ऑड हो चाहे इवन हो, क्योंकि एन इवन पर ये पॉजिटिव है, एन ऑड पर ये नेगेटिव है, लेकिन जा रहा है दोनों तरफ जीरो की तरफ। तो इसलिए इन्फिनिटी को जब एन को इन्फिनिटी पर ले जाओगे तो ये वैल्यू जीरो की तरफ जाएगी, केवल इस केस में। और अगर x -1 हुआ, उससे छोटा हुआ, तो फिर डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। क्यों? जैसे कि मान लो अगर मैं x को -1 से छोटा ले लूं, मान लो अगर मैं x को -1 से या उसके बराबर या छोटा ले लूं, मान लो मैंने x को -1 ही ले लिया, तो -1 की पावर n हो गया। अब ये आंसर कभी 1 होगा, कभी -1 होगा, कभी 1 होगा, क्योंकि n या तो इवन होगा या ऑड होगा। तो इन्फिनिटी क्या है पता नहीं, क्योंकि ये आंसर या तो 1 है या -1 है, उसी में से कोई एक होगा। तो इसलिए -1 पर कंफ्यूजन है, इसलिए डज नॉट एग्जिस्ट हो गया, क्योंकि या तो +1 होगा या -1 होगा। इन्फिनिटी पर क्या होगा पता नहीं। उस वाले केस में दोनों तरफ जीरो की तरफ जा रहा था, ध्यान रखना, ठीक है ना, फिक्स नहीं था, जीरो की तरफ जा रहा था, इसलिए आंसर को जीरो लिया। अच्छा, इसी प्रकार अगर x को मैं -2 ले लूं, -1/2 से छोटा, फिर देखो मैं -2 की पावर n करूंगा। अब क्या होगा, अगर मैं n को 1 लूंगा तो वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगी। अगर मैं n को 2 लूंगा तो वैल्यू 4 आएगी। अगर मैं n को 3 लूंगा तो वैल्यू -8 आएगी। अब देखो वैल्यू दोनों तरफ से जीरो की तरफ नहीं जा रही, वैल्यू जीरो से दूर बढ़ती जा रही है। अगर मैं n को 4 लूंगा तो फिर 16 हो जाएगा। तो वैल्यू जीरो से दूर भाग रही है दोनों तरफ से, इसलिए इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। तो यहां पर चूंकि n नेचुरल नंबर है, इसलिए ऐसा चांस नहीं होगा कि -12 की पावर 1001/2 हो जाए, ऐसा केस यहां नहीं आएगा, क्योंकि n नेचुरल नंबर है। यहां पर n चूंकि रियल नंबर था तो ऐसा केस आएगा, इसलिए हमने इसको डज नॉट एग्जिस्ट कहा था। तो ये दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है, और ये कहीं किताब में आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, कुछ किताबें ये करती हैं, कुछ किताबें ये करती हैं, उनको ये डिफरेंस समझ में नहीं आता है कि n अगर रियल, हाँ x तो रियल ही है, लेकिन n अगर रियल है तो ये रिजल्ट, और अगर n नेचुरल नंबर है तो ये बात मैंने सीक्वेंस में भी समझाई थी। जो बच्चों ने रियल का सीक्वेंस मेरा पढ़ा है, रियल एनालिसिस की प्लेलिस्ट मेरी अलग से है, जिसमें मैं आजकल यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ। तो उसमें मैंने स्टार्टिंग में या बीच में कहीं पर ये बात समझाई है, और फिर मैंने आपको एक बात समझाई। देखो वजह क्या है, क्यों मैंने समझाई, जरा समझो ध्यान से क्या वजह है। देखो जैसे क्या होता है, ये जो हम लोग सवाल पढ़ रहे हैं अभी, n जैसे जो n है ना, n जो है वो जब कुछ ना दिया जाए तो रियल नंबर ही माना जाएगा। जैसे जब हम सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ते हैं तो वहां पर n हमारा नेचुरल नंबर होता है हमेशा। जैसे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पढ़ रहे हैं तो वहां पर भी n होता है नेचुरल नंबर हमेशा। सीक्वेंस सीरीज में n हमेशा नेचुरल नंबर होता है। लेकिन जैसे मान लो अगर मैं तुम्हें ये क्वेश्चन दे दूं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, सॉरी x, n टेंडिंग टू 0, इंफिनिटी और साइन x की पावर n, मान लो ये क्वेश्चन जैसे मेरे पास है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हुआ कि ये 0 होगा और ये इंफिनिटी, है ना। एक काम करें, देखो थोड़ा चेंज करें इसको, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करें। चलो अच्छा ऐसे ही ठीक है। देखो x हो रहा है 0, n हो रहा है, एक सेकंड पहले अलग अलग लिमिट वाला लेते हैं। चलो मान लो ये क्वेश्चन है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 और लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी साइन x की पावर n। मान लो ये मैंने आपको इटरेटेड लिमिट का सवाल दिया, देखो ध्यान दो, x 0 की तरफ जा रहा है, साइन का ग्राफ ऐसे होता है, ये साइन का ग्राफ है, 0 पाई माइनस पाई। x 0 की तरफ जा रहा है, तो देखो जब x 0 की तरफ जा रहा है तो इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है। अगर x 0 की तरफ इधर से गया तो ये साइन x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो क्या होगा, मतलब समथिंग पॉजिटिव, क्योंकि जब हम n को इन्फिनिटी लेंगे तो x को 0 के बहुत करीब मानेंगे। अब अगर x 0 के बहुत करीब है तो वो राइट प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। अगर मान लो मैंने x को पॉजिटिव लिया तो ये क्या होगा, पॉजिटिव की पावर इंफिनिटी, मतलब वेरी क्लोज टू जीरो, है ना, और पावर इंफिनिटी मतलब ये वैल्यू क्या होगी, एक्चुअली पाई बाई 2 पर वैल्यू 1 होती है।
तो ये साइन की जो वैल्यू होगी ये 1 से कम होगी, क्योंकि आप 0 के बहुत करीब हैं। तो ये जो टर्म है ये क्या है, ये साइन x की वैल्यू है, और ये जो साइन x की वैल्यू होगी ये बहुत पॉजिटिव वैल्यू होगी, कोई मतलब वेरी स्मॉल वैल्यू होगी, 0 से तो बड़ी होगी, क्योंकि आप x को पॉजिटिव ले रहे हैं, x को पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी, लेकिन होगी बहुत करीब 0 के। तो मतलब ये जो नंबर आएगा ये 0 1 के बीच में आएगा, और पावर क्या है, चूंकि इन्फिनिटी है तो इसलिए इसका आंसर 0 हो जाएगा। मैंने बताया अगर x 0 1 के बीच में, x का मतलब ये पूरी वैल्यू 0 1 के बीच में है और इसकी पावर इन्फिनिटी है, तो आंसर 0 हो जाएगा। अभी मैंने आपको समझाया कि x अगर अंदर का नंबर अगर 0 1 के बीच में है, पावर इन्फिनिटी, तो वैल्यू 0, क्योंकि x अगर पॉजिटिव है तो साइन x की वैल्यू भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगी। अच्छा, अगर x नेगेटिव है, क्योंकि देखो x 0 के आसपास है, तो वो 0 के आसपास का मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर x नेगेटिव हुआ तो अब साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और नेगेटिव की पावर इन्फिनिटी। अभी मैंने बताया अगर x -1 और 0 के बीच में होता है, और यहाँ पर n जो है वो ये नहीं कह सकते कि नेचुरल नंबर है, यहाँ n क्या होगा, रियल नंबर होगा कोई भी, यहाँ n क्या होगा, कोई भी रियल नंबर होगा। तो अगर n कोई भी रियल नंबर होगा तो ये क्या है, नेगेटिव की पावर इन्फिनिटी, और ये क्या होगा, नॉट एग्जिस्ट होगा। हाँ, अगर मैं n को नेचुरल नंबर कह दूं तो ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी, क्योंकि अगर n नेचुरल नंबर है और x हमारा -1 और 0 के बीच में होता है तब भी आंसर 0 ही होता है, ध्यान रखना है ना। अगर हमारा n नेचुरल नंबर होता है और उस केस में अगर x -1 और 0 के बीच में होता है तब भी आंसर 0 होता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि n रियल नंबर है, n के बारे में कुछ नहीं कहा गया। जब n के बारे में कुछ नहीं कहा गया तो n को हम रियल नंबर मानेंगे, और ऐसे केस में ये लिमिट नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी। मतलब ओवरऑल इस पूरी लिमिट को नॉट एग्जिस्ट कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि x पता नहीं क्या है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि n यहाँ पर रियल नंबर है, ध्यान रखना। n अगर नेचुरल नंबर मैं कह दूं तो इसका आंसर भी 0 हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया n नेचुरल नंबर है, तो x अगर 0 1 के बीच में है तब भी आंसर 0, अगर x 0 है तब भी आंसर 0, और अगर x -1 0 के बीच में है तब भी आंसर 0। कब? जब n नेचुरल नंबर हो। यहाँ n रियल नंबर है, क्योंकि n के बारे में कुछ कहा नहीं गया, ये बात ध्यान रखना। तो ये लिमिट 0 है, मतलब एक तरफ से लिमिट 0 है और एक तरफ से नॉट एग्जिस्ट है, तो कुल मिला के इस लिमिट को नॉट एग्जिस्ट कहा जाएगा, है ना। ये हमारा इटरेटेड लिमिट हमने निकाला, ठीक है, रिपीटेड लिमिट को हमने निकाला। ये बात यहाँ पर जरा बच्चों ध्यान दीजिए, बात समझे ना। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा क्वेश्चन देखो काफी है यहाँ पर, ये इस बात को जरा समझो ध्यान से, ठीक बात है। तो लिखो जरा बच्चों इसको। तो देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा, इटरेटेड लिमिट, और उससे रिलेटेड अभी हम लोग इसके कुछ एक दो अच्छे और भी क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे जल्दबाजी करते हैं कि सर कंटिन्यूटी फटाफट पढ़ा दो। तो अभी नहीं बेटा, पहले अच्छे से सवालों को करिए, है ना। तक सवाल नहीं करेंगे मज़ा नहीं आएगा, अच्छे से पढ़ के चलेंगे हर चीज़। तो अभी हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन और भी अच्छे अच्छे करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।